स्कूल बस रेस्क्यू। केतन नाम का एक आदमी स्कूल बस चलाता था। स्कूल गांव के बाहर थी। उस स्कूल जाने के लिए नदी के ऊपर बने पुल को पार करके जाना पड़ता था। एक बार जब केतन काम के लिए जा रहा था, तब उसकी पत्नी मंजू कहती है, अजी, मुझे भी सिखाइए ना बस चलाना। मुसीबत के वक्त में मैं भी तो काम आ सकती हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं भी बस चलाऊं। अरे पहले साइकिल तो चलाना ढंग से सीखो। हर बार किसी ना किसी को गिरा देती हो साइकिल चलाते वक्त। अरे कोशिश तो कर रही हूँ ना साइकिल सीखने की। आ जाएगा मुझे भी बस भी चलाना। अरे नहीं बाबा नहीं, तुम तो मेरे बस से दूर ही रहो। छोटे छोटे बच्चों की जान ताव पर नहीं लगानी मुझे। केतन अपने काम पर चला जाता है। रोज गांव के बच्चों को स्कूल ले जाना और उन्हें वापस लाने का काम केतन करता था। केतन बच्चों से बहुत ही अच्छे से पेश आता था। पुल को पार करते वक्त केतन हमेशा संभाल कर स्कूल बस चलाता था, क्योंकि पुल बहुत पुराना हो चुका था। एक बार की बात है, केतन की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार रहता है। तब वो स्कूल बस नहीं चला सकता था। तब वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे मंजू, मैंने अपनी स्कूल बस चलाने के लिए एक सनी नाम के लड़के को रखा है। जब वो घर आएगा तो तुम उसे ये स्कूल बस की चाबी दे देना। अजी, अगर उस लड़के को काम पर रखेंगे तो हमें उसे पैसे भी देने पड़ेंगे ना। मैंने कहा था ना कि मुझे बस चलाना सिखा दो, पर नहीं। अब काम में नहीं आती थी क्या मैं, और अपने पैसे भी बच जाते। अरे तुम रहने दो मंजू, पहले अपना घर ही संभालो। मंजू को गाड़ियों के बारे में जानना बहुत पसंद था। वो हर वक्त गाड़ियों की जानकारी फोन पर देखती थी। वो सनी स्कूल बस लेने के लिए आता है। तब मंजू उसे बस की चाबी देते वक्त कहती है, ये लो बस की चाबी, और हाँ, ध्यान से बस चलाना। बस चलाते वक्त ना फोन देखना है और ना ही कोई किस्म का नशा करना है, समझे? आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं बहुत ही आराम से बस चलाऊंगा। मंजू उस लड़के को चाबी दे देती है, पर वो सनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। बच्चों के साथ भी वो अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। नशा करके बस चलाता था। एक बार तो बस का एक्सीडेंट होते होते भी बच गया था। जब ये बात मंजू को पता चलती है, तब वो उसे बहुत डांटती है। तब वो सनी कहता है, भाभी, इस बार मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मंजू उसे माफ कर देती है, पर हमेशा उस पर निगरानी भी रखती है। एक बार ऐसे ही स्कूल से घर वापस आते वक्त नदी के पुल पर ही उस लड़के का बस के ऊपर से उसका बैलेंस खोने लगता है। बस आड़े टेढ़े चलने लगती है। तब एक बच्ची कहती है, अरे भैया, ये कैसी बस चला रहे हो? जरा संभाल कर चलाओ ना, हमें बहुत डर लग रहा है। सनी उस दिन शराब पी के था। उसे बहुत नशा हो चुका था। बच्चे ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। पास में ही खेतों में काम करने वाले लोग ये देख लेते हैं। वो भी बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तभी खेतों में काम करने वाला एक आदमी मंजू को फोन करके सब बात बता देता है। तब मंजू सोचती है, मुझे तो इस सनी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, और अभी इन्हें भी नहीं बता सकती। इनकी तबीयत जो ठीक नहीं है, ये सुनकर कहीं और तबीयत ना खराब हो जाए। मैं ही कुछ करती हूँ। ऐसा सोचकर मंजू नदी की तरफ निकल पड़ती है। उधर सनी बेहोश हो जाता है और स्कूल बस सीधा पुल पर लगे एक खंबे से टकरा जाती है, जिस वजह से स्कूल बस पीछे से आधा हिस्सा पुल के नीचे लटकते रहता है और आगे से आधा हिस्सा पुल पर रहता है। जरा सी भी हरकत होती है तो स्कूल बस खिसकने लगती थी। लोग दूर से ही देख रहे थे, पर कोई भी बस के पास नहीं जा रहा था। तभी वहां मंजू आती है। मंजू बस के पास जाती है और बच्चों से कहती है, घबराओ मत बच्चों, मैं आ गई ना, मैं तुम सबको बचा लूंगी। मंजू बच्चों को दिलासा देती है और हिम्मत न हारने की बात करके उनका हौसला बढ़ाती है। तब वो ड्राइवर सीट पर देखती है तो सनी बेहोश पड़ा था। तब मंजू खुद उस बस में चढ़ जाती है। हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं इस बस को चला सकूं।
और बच्चों की जान बचा सकूं। मंजू बहुत ही आराम से स्कूल बस को स्टार्ट करती है, पर उसके झटके से फिर से स्कूल बस डगमगाने लगती है। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तब मंजू भी डर जाती है, पर बच्चों को शांत करते हुए बस आगे चलाने लगती है। धीरे धीरे स्कूल बस को चलाकर उसे पुल पर लाती है। थोड़ी ही दूरी पर चलाने के बाद मंजू उस स्कूल बस को पुल के बाहर लाती है। तब तक केतन और बच्चों के माँ बाप भी वहां आ जाते हैं। स्कूल बस से बच्चे उतरकर अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं। तब एक बच्ची कहती है, थैंक यू मंजू दीदी, आपने हमारी जान बचाई। सच में मंजू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। मैंने तुम्हें गलत समझा, पर आज तुमने दिखा दिया कि घर चलाने वाले भी कुछ भी चला सकते हैं। गांव के लोग सनी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी केतन उन गांव वालों को रोक देता है और जल्दी से पुलिस को फोन करके बुलाता है। पुलिस सनी को जेल में डाल देते हैं और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देते हैं। मंदामारी नाम के गांव के नदी पर एक पुल था। उस पुल की हालत अच्छी नहीं थी। उस पुल पर जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए थे। कोई होने ही नहीं दे रहा था। दरअसल उस गांव में दो लोगों के गुट थे। एक था सुंदर का और दूसरा मनोज का। वो दोनों भी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। पुरानी दुश्मनी वो अभी तक निभा रहे थे, पर उनके इस दुश्मनी से गांव का नुकसान हो रहा था और वो दोनों भी पुल के रिस्टोरेशन के लिए मना करते थे। एक दिन सवेरे सवेरे सरपंच उन दोनों को समझा रहे थे। पुल पर गड्ढे पड़े हुए हैं और तो और आने जाने में तकलीफ भी होती है। मैंने सरकारी दफ्तर में भी इस बात की सूचना दी है, पर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अगर हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा करें और पुल का रिस्टोरेशन करेंगे तो कैसा रहेगा? अरे सरपंच जी, आपकी बात ठीक है, पर यह पुल हमारी वजह से थोड़ी ना खराब हुआ है। इस मनोज की ज्यादा लॉरी चलती है इस पुल से। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो इस मनोज से कहिए पैसे देने के लिए। हम क्यों दे भला? अरे सरपंच जी, मैं भी क्यों पैसे भरूं? पुल तो सबका है ना। मैं अकेला पुल का क्यों रिस्टोरेशन करूं? पुल टूटता है तो टूटने दो, मेरी बला से। अरे तुम दोनों मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। तुम दोनों ने हाँ कर दी तो ही बाकी तुम्हारे दल वाले पैसे देंगे और पुल का रिस्टोरेशन हो सकेगा। सरपंच जी, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं। हम एक काम करेंगे, सरकार की राह देखेंगे। ऐसा कहकर सुंदर और मनोज दोनों भी सरपंच की बात ना मानकर वहां से चले जाते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तभी एक दिन गांव की एक लड़की मीना पुल से जा रही थी कि अचानक वो पुल के गड्ढे से नदी में गिर जाती और वो चिल्लाने लगती। बचाओ, कोई है, बचाओ। तभी अचानक कहीं से मधु नाम का एक लड़का नदी में छलांग लगाता है और वो मीना को बचा लेता है। उसे नदी से बाहर लाकर किनारे पर लाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही समय पर आए हो तुम कौन हो? अरे मेरा नाम मधु है। पुल की हालत ठीक नहीं है, तो आप लोग इसे रिपेयर क्यों नहीं करवाते? तब मीना मधु को सुंदर और मनोज के दुश्मनी के बारे में सब बता देती है। मधु कहता है, ऐसे भी क्या दुश्मनी? और अगर पुल रिपेयर किया जाए तो फायदा तो लोगों को ही होगा ना, रोज हादसे तो नहीं होते रहेंगे। मधु और मीना अपने अपने घर चले जाते हैं। मीना के साथ हुआ हादसा गांव में फैल जाता है। अब तो लोग भी उस पुल से जाने के लिए डरने लगे थे। रात में तो कोई पुल के तरफ देखता भी नहीं था। एक रात मधु टहलते टहलते नदी की तरफ जाता है। तब उसे कुछ आवाजें आती है। उसमें से एक आदमी कह रहा था, अरे जल्दी करो, सारे बॉक्स इस जगह पर छुपा कर रखो। मधु चुपके से वो सारा नजारा देखता है। कुछ आदमी वहां कुछ छुपा रहे थे। थोड़ी देर में वो सारे वहां से चले जाते हैं और मधु वहां जाकर उन बक्सों को खोलकर देखता है। तब वो चकित हो जाता है। इतना सारा पैसा और जेवर, लगता है ये सब चोरी का है। रात यहाँ कोई नहीं आता, इस वजह से इन चोरों ने यहाँ रखा है। पिताजी को बतानी पड़ेगी ये बात। ऐसा सोचकर मधु वहां से चला जाता है और घर आकर सारी बात अपने पिता को बताता है। पिताजी, मधु और गांव के कुछ लोग उस जगह पर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता।
शायद उन चोरों को उनके बक्सों के बारे में मधु को पता चल गया, इस बात की खबर थी, और उन्होंने सारे बक्से उस जगह से गायब कर दिए थे। इसलिए मधु की बात पर भी कोई विश्वास नहीं करता। तब मधु सोचता है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है, और शायद इसीलिए ये पुल का काम भी नहीं होने दे रहा। कहीं वो सुंदर या फिर मनोज तो नहीं। मधु सुंदर और मनोज पर नजर रखे रहता है, पर उसे कोई शक वाली बात नहीं मिलती। तभी एक बार मधु गांव के चौराहे पर खड़ा था कि तभी एक आदमी वहां आता है। मधु उसे देखते ही रहता है। वो सोचता है, अरे ये कौन है? शायद मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, पर कुछ याद नहीं आ रहा। मधु बहुत सोचता है और फाइनली उसे याद आता है कि वो वही आदमी है जो उस रात नदी के पास बक्से छुपा रहा था। मधु उस आदमी का पीछा करता है। तब उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गांव का ही मदन नाम का आदमी है। मधु उसी रात पुल के नीचे छुपा रहता है कि तभी मदन अपने आदमियों के साथ वहां आता है और मधु उसे पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है कि तभी मीना गांव के लोगों को वहां लेकर आती है। गांव के लोग उन लोगों से मधु को बचाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। तब सरपंच कहता है, आखिर ये सब क्या है मदन? तुम्हारे पास इतना पैसा और जेवर कहाँ से आए? ये सब क्या माजरा है? बोलते हो या और दूं? ये पुल खराब होने के कारण मेरा चोरी किया सारा माल मैं यहाँ रखता था। अच्छा, इसलिए तू हमेशा मनोज के खिलाफ मेरे कान भरता था और मैं तेरी बातों में आ जाता था। और तू तो मेरे साथ भी यही करता था। तूने तो मेरे मन में सुंदर के खिलाफ जहर घोला था। इस तरह मदन की चोरी पकड़ी जाती है और सुंदर और मनोज को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। सारी फसाद की जड़ ये मदन था, जिस वजह से अभी तक पुल का रिस्टोरेशन नहीं हो पाया। अगर रिस्टोरेशन हो जाता तो इसके काले धंधे कैसे चलते? पर अब इसके ही पैसों से इस पुल का रिस्टोरेशन करेंगे। इस तरह से मदन को पुलिस के हवाले किया जाता है और उसी के पैसों से पुल का रिस्टोरेशन भी हो जाता है। उस दिन से सुंदर और मदन की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है और सारे गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं।